नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कल हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में। मैंने बताया था कि 1833 का एक्ट जब पारित हुआ था उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था और यही पद नाम 1858 ईस्वी तक चलता रहा था। तो इस कालखंड में हम लोग पढ़ेंगे 1833 से लेकर के 1858 तक जितने भी भारत के गवर्नर जनरल हुए, जिसमें दो ही महत्वपूर्ण हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी, जिनसे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। बाकी दो तीन और हैं जिनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, छोटा छोटा पॉइंट है तो उनसे कुछ खास प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कल भी बताया था कि आयोग यदि जिद पर आ जाए तो कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें तैयार रहना होता है अपनी तरफ से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में बना रहा हूँ, फ्री नोट्स भी देने वाला हूँ आप लोगों को, तो कृपया मदद कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो से जो भी, यदि फिलहाल तो खैर कोई आमदनी नहीं है, लेकिन वीडियो से यदि कोई आमदनी होती है तो सारी आमदनी जो है वो गौतम गंभीर फाउंडेशन को जाएगी। इसके अलावा यदि आप शेयर करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। पीसीएस एडुकेयर को, इस मुहिम को हम लोगों ने शुरू किया है ताकि जितने भी कोचिंग्स बंद हैं और उसकी वजह से जितने भी छात्र प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, उन लोगों को इससे कुछ मदद मिल सके। तो आप भी आगे आइए, शेयर कीजिए वीडियोज को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नहीं कुछ तो अपना हालचाल ही बता दो यार। कोविड का सिचुएशन है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, तो अपना हालचाल वगैरह बताते रहो कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो कैसा लग रहा है और क्या चाहिए और कोई मदद चाहिए या क्या चाहिए, यह सब बताते रहो, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ चलो, डायरेक्ट संवाद हो रहा है, एक तरह से इस प्रकार से महसूस होता है जब आप कमेंट करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में 1833 से लेकर के 1858 ईस्वी तक। तो सबसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह मैंने बताया था, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। वैसे इनका कालखंड पहले भी शुरू हो गया था, लेकिन 1833 से लेकर के 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनके बारे में मैंने बताया था कि इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1829 में धारा 17 एक्ट 17 लागू करके और सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में देखें तो उन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो बालिकाओं की हत्या होती थी उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। शिशु हत्या एवं बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण इन्हीं के कालखंड में किया गया था। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किसके कालखंड में किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और समय पूछा जाए तो 1834 ईस्वी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नरबलि की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। नरबलि कहने का मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इंसान की बलि देना। ठीक है, तो इस प्रथा पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा हम देखें तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव इन्होंने डाली थी। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव इन्होंने डाली थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके अलावा अफीम का जो व्यापार था उसको नियमित कर दिया था इन्होंने, उसका रेगुलेशन किया था और अब अफीम का व्यापार भारत में केवल बंबई से ही किया जा सकता था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यदि देखें तो न्यायालयों में स्थानीय भाषा के प्रयोग पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, न्यायालयों में स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कार्यवाही हो, इस पर इन्होंने बल दिया था। फिर देखें तो उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति भी की गई थी इनके समय में, तो यह भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा यदि देखें तो विधि आयोग का गठन जो है वह इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। आगे देखते हैं 1835 ईस्वी में शिक्षा सुधार लागू किया गया और जो आपके सरकारी, उस समय अंग्रेजों के जो कॉलेज हुआ करते थे या सरकारी जो भी कॉलेज स्कूल वगैरह होते थे उसमें अंग्रेजी को
शिक्षा का माध्यम बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में भेदभाव की समाप्ति पर भी इन्होंने काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? सती प्रथा की समाप्ति सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद ठगी प्रथा की समाप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बालिका एवं शिशु हत्या पर प्रतिबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर बलि की प्रथा की समाप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका शिक्षा सुधार, अंग्रेजी भाषा को सरकारी स्कूलों में प्रमुख शिक्षा माध्यम बनाना, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा आप यह भी याद रख सकते हैं कि अफीम के व्यापार पर नियंत्रण इन्होंने ही लगाया था। बाकी सब पॉइंट्स भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे चार्ल्स मेटकॉफ, और इनका कालखंड जो है वह 1835 से 36 ईस्वी देख सकते हैं आप। मात्र 1 साल का इनका कालखंड था, चार्ल्स मेटकॉफ का था। और इनको जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाचार पत्रों से प्रतिबंध को हटाया था और इसीलिए यह विख्यात है। सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट इससे पूछा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। कालखंड 1835 से लेकर 1836, 1 साल, और इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2 पॉइंट है। सबसे पहला तो है जीटी रोड की इन्होंने मरम्मत करवाई थी 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आपको याद होगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत इन्होंने करवाई थी 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। इसके अलावा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, 39 से मतलब 1839 से लेकर के 1842 के बीच में प्रथम अफगान युद्ध किसके कालखंड में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। और इन्हीं के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा के बीच में त्रिपक्षीय संधि भी की गई थी। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा के बीच में त्रिपक्षीय संधि भी की गई थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई थी और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था। वैसे पूछा यह भी जा सकता है त्रिपक्षीय संधि, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का यदि देखें तो कालखंड है 1842 से लेकर के 1844 ईस्वी, मतलब 2 साल का या 3 साल का कह सकते हैं, 2.5 साल का कालखंड इनका रहा था। इन्होंने क्या किया था? 1843 ईस्वी में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय इन्हीं के टाइम में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के टाइम में, और इसमें चार्ल्स नेपियर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यह याद रखिएगा। चार्ल्स नेपियर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था किसके कालखंड में? लॉर्ड एलनबरो के टाइम में, और इनका कालखंड है 1842 से लेकर के 1844 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने और क्या किया था? 1843 ईस्वी में दास प्रथा उन्मूलन कानून लागू हुआ था इनके समय में। ठीक है, जो कि एक्ट 5 कहा जाता है। एक्ट 17 हम लोगों ने पढ़ा सती प्रथा उन्मूलन के लिए, और यहां पर एक्ट 5 है जो कि दास प्रथा के उन्मूलन के लिए है। और यह लागू कब हुआ था? तो 1843 ईस्वी में, और लॉर्ड एलनबरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इन्होंने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी, मतलब विभिन्न जो प्रमुख मामले थे उसमें हस्तक्षेप न करने की नीति जो है वही अकर्मण्यता की नीति कही जाती है। विभिन्न नीतियों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजों की विभिन्न नीतियों के बारे में, तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
आगे आते हैं और देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में। यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इसलिए है क्योंकि द्वितीय फिर आने वाले हैं जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कालखंड जो है 1844 से लेकर 1848 ईस्वी के बीच, मतलब 4 से 5 साल के बीच इन्होंने शासन किया था। और इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के बीच में। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, ठीक है। और इसमें जो है आपका लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, वो आपका 1846 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से लेकर के 56 तक इसका कालखंड था, ठीक है। 1848 से लेकर के 56 तक, और इसके जस्ट बाद जो है आपका 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का शुरू हो गया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जरूर से जरूर पूछे जाते हैं कि, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि सर्वप्रथम जो है भारतीय रेल की शुरुआत जो है, भारत में रेल की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के कालखंड में हुई थी। डाक सेवा या डाक टिकट का जो प्रारंभ हुआ था वह लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। इसके अलावा आप देखें तो बिजली से चालित तार पहुंचाने, तार उस समय पत्र टाइप का हुआ करता था, मतलब कम्युनिकेशन का माध्यम हुआ करता था, तो उसको पहुंचाने का जो प्रारंभ हुआ था वह भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही हुआ था, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की जो शुरुआत हुई थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, पीडब्ल्यूडी की भी शुरुआत जो है वह लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही हुई थी। तो आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 के बीच में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही हुआ था, और इसी दौरान जो है पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। उस समय डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी जो है 1851 से लेकर 1852 ईस्वी के बीच में लॉर्ड डलहौजी के कालखंड में ही हुआ था, और इस समय लोअर वर्मा और पीगू नामक स्थान का विलय कर लिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में, याद रखिएगा। इसके अलावा 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। 2 डॉक्टर्स थे जिन पर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी का आधार लेते हुए, कंधे पर बंदूक चलाना कहते हैं ना, तो बस इसी का आधार लेते हुए सिक्किम पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब कि व्यपगत का सिद्धांत जो है वह इसी के टाइम में लागू हुआ था, और इसके तहत क्या किया जाता था कि जिस राजा की कोई संतान नहीं होती थी, खास करके पुत्र संतान यदि नहीं होती थी, तो ऐसा कर दिया गया था कि बिना अंग्रेजी राज्य की अनुमति के वह किसी को गोद नहीं ले सकता था, और गोद लेकर के किसी को अपना राज्य सौंप नहीं सकता था। तो जिस राजा का भी पुत्र नहीं होता था, उसका क्षेत्र जो है, उसका जो राज्य है, वह अंग्रेज अपने राज्य में मिला लिया करते थे। तो यही व्यपगत का सिद्धांत होता था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो इसी के तहत जो है आपका झांसी को भी व्यपगत के सिद्धांत के तहत ही मिला लिया गया था, और यह जो था आपका चलाया गया था 1848 से लेकर के 1854 के बीच में, ठीक है। और इसके तहत बहुत सारे राज्यों को मिला लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आपको लिस्ट भी जो है यहाँ पर दे रहा हूं मैं, तो लिस्ट से आप देख सकते हैं कि किन किन राज्यों को कब कब मिलाया गया था। ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। सतारा हो गया, सतारा, उसके बाद 1848 में सतारा हो गया, उसके बाद आपका जैतपुर संभलपुर, यह जो हो गया 1849 में हो गया, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उसके बाद बघाट है, उसके बाद उदयपुर है, ठीक है, उसके बाद आपका झांसी है, करौली है, यह सब राज्य जो है वह मिला लिया गया था, आप लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 1852 ईस्वी। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन का जो है इसने गठन किया था, और यह इसलिए किया था कि कोई भी जागीर जो कि कर से रहित है, जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जा रहा है, उसको अंग्रेज जो है वह छीन लेते थे या फिर अपने में मिला लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इनाम कमीशन, ठीक है। इनाम कमीशन का यही कार्य था कि जो भी
टैक्स रहित भूमि है, जिस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है, जिस जागीर पर, उसको वो अंग्रेज अपने राज्य में मिला लिया करते थे या फिर जिसके पास वो जागीर है उससे छीन लिया करते थे। ठीक है, तो इसके लिए इनाम कमीशन का गठन 1852 में लॉर्ड डलहौजी के कालखंड में शुरू किया गया था। इसके बाद देखिए 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया गया था। और किस प्रकार से किया गया था, तो वाजिद अली शाह, अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर अकर्मण्यता का आरोप लगा करके, अकुशलता का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके जो है अवध का विलय करवा लिया गया था। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके बाद देखते हैं तो 16 अप्रैल 1853 को, यह डेट कभी मत भूलिएगा, 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और आपका बंबई से थाने तक इसे चलाया गया था। कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। इसमें एक एक तथ्य याद रखिएगा, ये 34 किलोमीटर भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं तो 1853 में प्रथम बिजली चालित तार की शुरुआत की गई थी। कहां से कहां तक, कलकत्ता से लेकर आगरा तक। यह भी याद रखना है कि कलकत्ता से लेकर आगरा तक इसकी शुरुआत की गई थी प्रथम बिजली चालित तार की। ठीक है, और यह तार जो है वो बिजली पहुंचाने वाला तार नहीं है, ये कम्युनिकेशन वाला तार है। ठीक है, आज के डेट में तो प्रचलित नहीं है, लेकिन आप पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको, अपने दादाजी लोग से पूछिएगा तो। ठीक है, पापा जी को भी नहीं पता होगा। आगे 1854 ईस्वी, 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है लॉर्ड डलहौजी के सामने आया था, और यहीं से प्रथम डाक टिकट की शुरुआत हुई थी भारत में। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन पीडब्ल्यू की भी जो शुरुआत थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की भी जो शुरुआत थी, वह यहीं से हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम से। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच नीति लाई गई थी शिक्षा सुधार के लिए। ठीक है, शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच नीति लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही, और इसके जरिए शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति विभिन्न प्रांतों में की गई थी। ठीक है, और ये वुड डिस्पैच नीति के बारे में जब हम लोग देखेंगे, अंग्रेजों के टाइम में शिक्षा सुधार के लिए, शिक्षा सुधार क्या, शिक्षा को तो खैर बिगाड़ ही रहे थे वो लोग, भारतीय शिक्षा पद्धति को, लेकिन खैर जो भी हुआ, जो भी सुधार कहिए या फिर बिगाड़ना कहिए, जो भी नीति शिक्षा के से संबंधित लाई गई अंग्रेजों के समय में, वो सब हम लोग एक वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंस से उसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारा का सारा हम लोग देख लेंगे, तो मेंस का एक क्वेश्चन हमारा क्लियर वहां से हो जाएगा, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1856 ईस्वी में जो तोपखाना का मुख्यालय थे, तोपखाना का जो मुख्यालय था उसको कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा शिमला को, सेना का जो मुख्यालय था उसको कलकत्ता से शिमला ट्रांसफर कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और शिमला को ही भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, इसने क्या किया था, स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की भी इसने स्थापना की थी। जो लोक सेवा विभाग था उसको स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये थे भारत के गवर्नर जनरल। उम्मीद है आपको सुनते सुनते भी बहुत कुछ याद हो गया होगा, और आगे भी आप लोग जब एक बार देख लेंगे पूरा का पूरा वीडियो, और एक दो बार देखेंगे, नोट्स भी पढ़ लेंगे, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और फिर से वही आग्रह कि वीडियो यदि पसंद आता है, मेरी सेवा यदि पसंद आती है, अगर आपको जरा भी लाभ होता है, तो प्लीज़ 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 पूरा का पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जितने लोगों तक पहुंचाइएगा उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, और कुछ भी आमदनी होती है यदि, तो मैंने जैसा वादा किया है एक एक पैसे का रसीद दूंगा, हिसाब दूंगा, सब जो है गौतम गंभीर फाउंडेशन को जाएगा या फिर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए जाएगा। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते, नहीं है आपके पास पैसा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत मदद कर दीजिए। कोई भी सहयोग के लिए मतलब आपके तरफ हाथ बढ़ाता है, किसी के बारे में आपको पता चलता है, तो उसकी बस मदद कर दीजिए। मेरी मुफ्त सेवा के बदले बस इतना ही कर दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल 2-3 महीने तक, जब तक कोविड अपनी भयावह स्थिति में है, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ। कोई नोट्स के लिए किसी को भी किसी भी समय कोई भी नोट्स चाहिए, जो भी मेरे पास उपलब्ध होगा सब मैं मुफ्त में दूंगा। बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए।
दीजिए, गरीबों को भोजन कराइए और लोगों में सावधानी रखने के लिए जागरूकता फैलाइए। बस इससे इतनी ही दुआ है और कुछ नहीं है। और पॉजिटिव न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये भी कहूँगा मैं। निगेटिव न्यूज़ तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले डेली आपको आंकड़ा दिखाते हैं, आंकड़ों में ही उन्होंने इस विपदा को तोलना शुरू कर दिया है। लेकिन अच्छी खबरें भी आती हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, और इसके लिए कल मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें अभी तक जितने भी पॉजिटिव समाचार आए हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वो जो रे ऑफ होप है, जो आशा की किरण है, उसके बारे में मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आशा की वो कौन सी किरण है जो हमें ढाढ़स बनाती है, हमें हौसला देती है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आइए मिल करके आगे आते हैं और कोरोना को हराते हैं। सेकेंड वेव आए, थर्ड वेव आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी मिल करके इसको हरा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।